हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। इस वीडियो में इंक्लूडेड सभी फिजिक्स के क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग नेवी के एग्जाम के लिए। और इन क्वेश्चंस का लेवल वही है जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन कार्नो इंजन से है। एक कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 100% होने के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, बहुत अच्छे दो क्वेश्चंस कार्नो इंजन से बन सकते हैं। एक तो सोर्स का टेम्परेचर पूछा जा सकता है और एक सिंक का टेम्परेचर जब एफिशिएंसी 100% हो। तो आपको याद रखना है, जो नीटा होता है एफिशिएंसी वो क्या होता है, 1 - T2/T1, जहाँ पे T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर और T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। और जब इस तरह का मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इस तरह के सवाल में जो T1 और T2 की वैल्यूज़ आप रखो वो केल्विन में रखो। ठीक है। अब यहाँ पे 100% एफिशिएंसी होने का मतलब है नीटा होना चाहिए 1, क्योंकि 100% का मतलब कंप्लीट एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी शुड बी 1। 1 = 1 - T2/T1। अब यहाँ से मेरी बात को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इधर LHS में 1 है और RHS में अगर ये चीज़ जो है वो अगर हम ख़त्म कर दें तो इधर 1 बचेगा, तो हमारा जो है LHS RHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो 100% एफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि इसको हमें जीरो बनाना है। इसको जीरो हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो T2 को 0 केल्विन, हमने क्या बताया था, ये वैल्यूज़ जो है वो केल्विन में रखी जाएंगी। तो या तो T2 0 हो जाए। T2 का मतलब होता है क्या, सिंक का टेम्परेचर। अगर हमसे पूछा जाता सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, ए ऑप्शन हो जाता। अगर इसी सवाल में कहा जाता सिंक का टेम्परेचर क्या है। लेकिन सोर्स का पूछा गया है T1, तो T1 का मतलब ऊपर कुछ भी रहे, अगर नीचे हम अनंत कर दें तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है T2/T1 और इस पूरी चीज़ को हमें जीरो बनाना है तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको अनंत इन्फिनाइट कर देंगे। तो किसी भी अगर संख्या से इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो या तो ये अनंत हो जाए, तो स्रोत का कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो आई होप आपको समझा पाया हूँ। अब देखो, ये जो दो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे। अगर कहा जाए कि एक कार्नो इंजन है जो 100% एफिशिएंट है, तो सोर्स का अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो अनंत, और अगर सिंक का पूछा जाए तो या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ठीक है। ये जो है दो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ से एक चीज़ याद रखना, थर्मोडायनामिक के 3 लॉ हैं। एक है जीरोथ लॉ, शून्यवा नियम, जिसको शून्यांकी नियम कहते हैं। एक नियम है फर्स्ट नियम, एक है सेकंड नियम। अब इनसे क्वेश्चंस बनने की, सेकंड नियम से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बनेगा। कहा जाएगा ऐसा कौन सा नियम बताता है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ये बताता है कि किसी सोर्स से ली गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन सा नियम बताता है कि सोर्स से ली गई कंप्लीट ऊष्मा को कार्य में बदलना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम बताता है ये बात। ठीक है। आपसे कहा जाए कि प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। और होता क्या है कि किसी सोर्स से अगर क्यू ऊष्मा लेंगे तो जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में और वर्क डन करने में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपसे कहा जाए अगर कि जो है आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा हमें किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलती है। अब शून्यांकी नियम क्या है कि अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ए भी सी का दोस्त होगा। मतलब ए और बी अगर तापीय साम्य में है, साम्य अवस्था में, और बी और सी साम्य अवस्था में, तो ए और सी भी साम्य अवस्था में होंगे। ये बताता है शून्यांकी नियम या शून्यवा नियम। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये कार्नो इंजन का मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो लड़का गलती करेगा वो सोचेगा कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि 100% एफिशिएंट होने के लिए सिंक का ही पूछा जाएगा, तो फेमिलियर होते हैं इससे कि -273 या 0 केल्विन होगा, वो सिंक का होता है। लेकिन यहाँ पे स्रोत का पूछा गया है तो स्रोत का जो है वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1 - T2/T1 है। इसको हमें 1 बनाना है और ये 1 तब बन पाएगा जब ये पूरी चीज़ जीरो हो। इसको जीरो होने के लिए या तो ये अनंत हो या ये जीरो हो। अगर आप नेवी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है मंजिल नेवी बैच। दीज आर द एडुकेटर, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये लोग आपको पढ़ाएंगे। ये बैच जो है 5 मई से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो बच्चे नेवी एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के लिए भी कंप्लीट कोर्स जो है टारगेट एनडीए, इस बैच का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 12 मई से जो है ये भी स्टार्ट हुआ है। यहाँ के ये एजुकेटर हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक स्कीम अभी है जो है 19 इसका आप लाभ ले सकते हो। कब तक जो है इसमें डेट लिखी होगी, 19 मई तक। अगर कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप बाई करते हो तो 3 मंथ का आपको जो है फ्री मिलता है सब्सक्रिप्शन। तो इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड दीज आर द प्राइस। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो तो मेरा रेफरल कोड लक्ष्य12 अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को भी भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे।
प्योर इंडक्टिव हो सकता है सर्किट, या प्योर कैपेसिटिव हो सकता है, या प्योर रेजिस्टिव हो सकता है। तो जब प्योर शुद्ध प्रेरकी होगा प्योर, तो फिर यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा π/2 करंट और वोल्टेज में। और जब प्योर शुद्ध धारितीय होगा यहाँ पे भी फेज डिफरेंस होगा π/2 करंट में और वोल्टेज में। जब प्योर रेजिस्टिव होगा तो फेज डिफरेंस होगा 0, यानी कि सेम फेज में होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लीड करता है किसको, करंट को। ये अग्रगामी होता है धारा से, क्या, विभव। यहाँ पे क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव में, शुद्ध धारितीय में, यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज को, लेकिन कितने से, π/2 से। और यहाँ पे दोनों सेम फेज में होते हैं। अब एक बात बताओ, पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर होता है P बराबर VI cos फाई, यानी कि cos फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस करंट और उसमें। अब यहाँ पे π/2 है और cos 90 का मान, cos π/2 का मतलब 90 और cos 90 का मान होता है 0, तो पावर फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, प्योर इंडक्टिव में 0 आएगा। और ये मिनिमम के लिए कंडीशन है। मिनिमम जो है प्योर इंडक्टिव में भी होता है, और सिमिलरली आप प्योर शुद्ध धारितीय में देखोगे तो फेज डिफरेंस π/2 है। P बराबर होता क्या है, VI cos फाई मतलब फेज डिफरेंस π/2 और cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे भी 0। यहाँ पे सेम फेज में है तो P बराबर VI cos फाई, और cos फाई का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि अगर प्योर रेजिस्टिव होता तो cos फाई का मान 1 हो जाता, यानी कि पावर फैक्टर 1 आता। और मैक्सिमम कब होता, जब प्योर रेजिस्टिव होता। ठीक है, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इनको फैक्ट की तरह भी लिख सकते हो कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो है वो मिनिमम होता है पावर फैक्टर, और कितना होता है, 0 होता है। अब पावर फैक्टर और ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और क्वालिटी फैक्टर भी, आपसे अगर क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन बने तो एक फॉर्मूला याद रखना, 1/r√L/C। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को आप डायरेक्ट, अगर L और C और R की वैल्यूज़ आपको गिवन है तो डायरेक्ट आप जो है क्वालिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर भी डायमेंशन लेस होता है। सौर भट्टी में यूज़ होता है उत्तल दर्पण उत्तल लेंस या अवतल दर्पण अवतल लेंस। ऐसे क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करना, चाहे एयरफोर्स का पेपर आप दो, चाहे नेवी का दो, हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो, चाहे ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वाहनों का रियर व्यू में या हेडलाइट्स में उनके कौन सा। तो देखो, सौर भट्टी का जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ही आपका जो है वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट जो होती है व्हीकल की, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का होता है जो आपका साइड में जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर जिससे आप पीछे का देखते हो, उसमें अगर पूछा जाए वाहनों के जो बगल में साइड मिरर होता है, उसमें आपका उत्तल दर्पण का यूज़ रहता है। लेकिन अगर हेडलाइट का पूछे जाए तो फिर अवतल दर्पण हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी सौर भट्टी का आप याद रखोगे, लेंस मत कर देना, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। एक पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है y = 5 sin πt√3 cos πt। इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे वो अप्रोच आपको नहीं लगानी है जो आपने 12th में पढ़ी थी। यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि आपको मार्क्स ये नहीं मिलेंगे कि आपने कितना उसको डेकोरेट करके लिखा है, कितने स्टेप्स में चीज़ें लिखी हैं। ये 12th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट अप्रोच क्या है वो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वो भी बता दूँ कि इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे। देखो, 5 का बस आप अंदर इस कोष्टक के अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन और कॉस के अलग अलग लिख लो। 5 sin πt + 5√3 cos πt। अब क्या करना है आपको जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच है वो अंडर रूट, इसको हम a1 मान लें, साइन के साथ लगाए, और जो कॉस के साथ लगाए a2 मान लें, तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर, ये है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अप्रोच। अब इधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 75 होगा, क्योंकि 5 का 25 और √3 का गुणा √3 हो जाएगा, तो 25 और 75 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल लोगे तो आंसर आ जाएगा 10। ये तो आपको हुई एयरफोर्स और नेवी के अगर एग्जाम में ये पेपर क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इस तरह से करोगे। वैसे कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म्स में, और 2 से डिवाइड कर दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, 2 से आपने पूरे में डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिवाइड 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 और 2 कितना हो गया, 10, उसको बाहर कर लिया। अब जो डिवाइड किया था वो पूरे में डिवाइड कर दो, 1/2 sin πt ऐसे लिख लो, प्लस यहाँ पे √3/2 डिवाइड वाला यहाँ पूरे में डिवाइड कर दिया है, cos πt लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 में कितना का वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हम cos 60 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम sin 30 लिख सकते हैं, तो sin a cos b + cos a sin b, ऐसे एक फॉर्मूला बनेगा। फिर 10 sin
कुछ मिलेगा। तो इस तरह से ए साइन ओमेगा टी यानी कि पूरा कंप्लीट यहाँ से वो 10 आ जाएगा, या फिर उसको वैसे करना आप चाहो तो डायरेक्ट अगर दो आपको साइन और कॉस मर्जर वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसे। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है 1:2, तो उनसे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें पूछा गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूँ। जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट बटे mv, ठीक है, जिसको हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं h बटे जो मोमेंटम है। अब सबसे पहले तो याद रखना कि जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली की मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4 ऑप्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या कुछ भी कहा जाएगा। किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी या ज़्यादा होगी, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब मास आप बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण का, इनमें पूछा जाए तो अल्फा कण का ज़्यादा होता है। ये तो रही बात, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। बाकी यहाँ पे आपको हमने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² हो जाएगा, अंडर p जो हो जाएगा 2m का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि p को अगर रिप्लेस करना चाहें तो h/√2m लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि वेवलेंथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये 1-2 है, तो अगर हम बोथ आप देखो, मैं आपको फिर से लिख दूँ, जो वेवलेंथ है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट हटाना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 1-2 है तो वो 4-1 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप इसको रेशियो बना के भी लिख सकते हो कि K1 K2 λ2 बटे λ1 का होल ऑफ स्क्वायर, या ऐसे लिखो। ये आपको सीधा दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती है स्क्वायर के, तो इधर हमारा 1-2 है तो 1-4 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4-1 आंसर हो गया, ठीक है। जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। बाकी कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो। मेरा जो अल्टीमेटली आपको क्या है, टाइम सेव करना है कि सरफेस से h डेप्थ में जाने पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो सरफेस से हाफ हो जाता है। अगर अर्थ की रेडियस r है तो बताओ वो डेप्थ क्या है। देखो, जब d गहराई में या h गहराई में डेप्थ में जाने पर जो g में चेंज होता है g' वो क्या होता है, g1 माइनस जिस डेप्थ में जाएंगे या जिस गहराई में जाएंगे बटे r, ये होता है डेप्थ में जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कितना है, आधा हो गया, सरफेस का आधा, यानी कि जो g' है वो g/2 है। तो g/2 बराबर g1 माइनस जो h गहराई, इसको h गहराई है तो यहाँ पे h लिख लेते हैं, लेकिन है ये डेप्थ, ठीक है। h से आप हाइट मत समझ लेना। अब ये कट गया, इधर हो गया 1/2, तो 1/2 बराबर 1 माइनस h/r। अब h/r इधर आया पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 1/2 उधर गया, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि h/r बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। r/2 का मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि अगर हम अर्थ, जो r का मतलब अर्थ की रेडियस के हाफ अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान सरफेस से आधा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आपको कुछ भी वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना।